दोस्तों नमस्कार। तो आज हम लेकर आए हैं भारतीय संगीत का सामान्य परिचय। जैसा कि हमने पहले रोज 2 क्लास कर लिया है और आज हमारा तीसरा क्लास है। तो हम आपको बता दे रहे हैं कि जिसने भी ये 2 क्लास नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक जोड़ दिया जाएगा, वो जा कर के पहला और दूसरा दोनों क्लास देख लेंगे तो उनके लिए अच्छा रहेगा, फायदेमंद होगा। और हम आपको बता रहे हैं कि भारतीय संगीत का सामान्य परिचय। जैसा कि हमने पहले क्लास में संगीत की उत्पत्ति कैसे हुई, स्वर कैसे आए, फिर इसके बाद हमने जाना तमिल संगीत के स्वर, फिर इसके बाद जाने हम लोग कर्नाटकी संगीत। अब हम लोग जानेंगे भारतीय संगीत का सामान्य परिचय। तो भारतीय संगीत का सामान्य परिचय आइए हम लोग यहाँ से चर्चा करते हैं। इससे पहले हमने 2 क्लास कर चुके हैं और एक जो है संगीत की उत्पत्ति है और दूसरा जो है संगीत का सामान्य परिचय है। अब जानते हैं कि भारतीय संगीत का सामान्य परिचय। कलाओं को मूलभूत रूप से 2 वर्गों में भी वर्गीकृत किया गया, एक ललित कला और दूसरा अन्य उपयोगी कला। तो ललित कला के बारे में हम लोग जानेंगे। ललित कलाओं को मुख्य रूप से 5 वर्गों में 5 भागों में बांटा गया, जिसमें सर्वप्रमुख संगीत है। संगीत, नृत्य, चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला। और सभी ललित कलाओं में जो संगीत है ये सर्वश्रेष्ठ है। गीतम वाद्यम त्रयम नृत्यम त्रयम संगीतमुच्यते। ये जो है संगीत रत्नाकर के स्वर्गता अध्याय से है, जिसके रचयिता सारंगदेव है। यानी इसका अर्थ होता है कि गान, वादन और नृत्य, इन तीनों कलाओं के सम्मिलित रूप को संगीत कहा जाता है। संगीत का मूल आधार जो है ये स्वर है और लय है। तो ये देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन हो सकता है कि संगीत का मूल आधार क्या है। तो संगीत का जो है मूल आधार स्वर और लय है। फिर मार्गीय एवं देसी संगीत के बारे में हमने पहले भी चर्चा किया है, थोड़ा सा यहाँ पे भी चर्चा करेंगे। मार्गीय एवं देसी संगीत का हम लोग बार बार चर्चा करेंगे क्योंकि ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो मार्गीय संगीत एवं देसी संगीत। प्राचीन काल से गान के 2 रूप मार्गीय एवं देसी गान गेय है। मतलब कहने का इसका अर्थ ये है कि मार्गी एवं देसी, ये 2 रूप जो हैं ये गान के प्रचलित हैं। पहला है मार्गी, दूसरा है देसी। मार्ग संगीत क्या है, हम लोग वहां पे थोड़ा सा ही इस पे चर्चा किए थे कि मार्गी जो है ये नियमबद्ध एवं अपरिवर्तनीय था। और दूसरा हम लोग चर्चा कर रहे थे देसी संगीत के बारे में, जो मतलब कि परिवर्तनीय था, उसमें थोड़ा सा माने चेंजिंग हो सकता है जन रुचि के अनुसार। तो मार्गी संगीत के बारे में हम लोग यहाँ पे विस्तृत चर्चा करेंगे। ये संगीत रत्नाकर के स्वर्गता अध्याय में मार्गी एवं देसी संगीत पर चर्चा किया गया है। तो मार्गी संगीत वह संगीत है जिसमें शास्त्रों में वर्णित नियमों का कठोरता एवं दृढ़ता से पालन किया जाना अनिवार्य हो। मतलब कि अनिवार्य है, आप उसमें जो नियम दिया गया है, शास्त्रों में वर्णित जो नियम है उनका पालन करना एकदम बिल्कुल अनिवार्य है, उसी को मार्गी संगीत कहते हैं। यह निश्चित एवं नियमबद्ध था। यह निश्चित भी था और नियमबद्ध भी था। मतलब निश्चित कहने का मतलब ये है कि इसका जो वादी संवादी गायन समय और जो नियम है ये नियमबद्ध था, इसमें आप बिल्कुल भी चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। संगीत को ऋषि मुनि इस तरह के संगीत को मोक्ष प्राप्ति का साधन मानते थे। जो मार्गी संगीत था ये प्राचीन काल में इसको माना जाता था कि इसका जो गायन करेगा
वो मोक्ष को प्राप्ति कर सकता है। अब इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि इसमें कितना कठोर नियम होगा। फिर एक संगीत रत्नाकर में ये श्लोक दिया गया है कि मार्गे देशति तद दध्य तत्र मार्ग स उच्यते, यानी ये जो श्लोक लिख देगा और बोलेगा, लिख देगा और पूछ देगा कि ये श्लोक किस ग्रंथ में है, तो आप मार्गे जैसे ही लिखेगा तो आप इसी से पकड़ लीजिएगा कि संगीत रत्नाकर में मार्गी एवं देसी संगीत पर चर्चा किया गया है। तो बस ये श्लोक हर कोई याद करना संभव नहीं है, हर किसी के बस का बात नहीं है। तो आप बस इतना ही याद रखिएगा कि मार्गी के बारे में श्लोक पर चर्चा करेगा तो वो संगीत रत्नाकर में है, देसी संगीत पर चर्चा करेगा तो वो संगीत रत्नाकर के स्वर्गता अध्याय में दिया गया है। संगीत रत्नाकर में 7 अध्याय प्रमुख है। आगे चलेंगे तो हम इस पर चर्चा करेंगे कि किस अध्याय में क्या क्या दिया है, क्या नहीं दिया है, इस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल मार्गी संगीत पर आते हैं। मार्गी संगीत वह संगीत है जिसका प्रयोग ब्रह्मा के बाद भरत ने किया। यह अत्यंत प्राचीन और कठोर नियमों द्वारा गाथा एवं बजाया जाता था। ये जो है ब्रह्मा के बाद ऐसा माना जाता है कि जो भरत हुए वो इसका गायन एवं वादन करते थे। यह अत्यंत प्राचीन और कठोर नियमों से गाथा ये है। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे देसी संगीत। थोड़ा बहुत हम लोगों ने देसी संगीत पर भी चर्चा किया था कि जो परिवर्तनीय है और जन रुचि लोक में जो प्रचलित है उसी को हम लोग देसी संगीत कहे हैं। तो हमने आपको पहले भी कहा कि जहाँ भी देसी और मार्गी संगीत से संबंधित श्लोक दे देगा तो आप लोग आंख बंद करके और संगीत रत्नाकर स्वर्गता अध्याय मार देंगे। तो देशे देशे जनाना और गीतम वादन च नृत्यम तदिश्यते, यानी कि ये जो है ये संगीत रत्नाकर में श्लोक दिया गया है। विभिन्न स्थान की जनरुचि के अनुरूप हृदय का रंजन करने वाले गायन वादन एवं नृत्य को देसी संगीत कहा गया है। हमने आपको पहले ही बताया कि ये जन रुचि के अनुरूप जो गायन वादन एवं नृत्य होता था उसी को हम लोग देसी संगीत कहते थे। मार्गी का विकास सर्वत्र नहीं मिलता। मार्गी संगीत इतना कठोर है कि सर्वत्र कहाँ से मिलेगा, लेकिन देसी संगीत जो है ये हर जगह प्रचलन में है, क्योंकि इसमें कठोरता से नियम नहीं है, कठोरता से इसका पालन नहीं है, ये परिवर्तनीय है। इसलिए जो देसी संगीत है ये हर जगह मिलता है। अब हम लोग जानेंगे शास्त्रीय संगीत के बारे में कि शास्त्रीय संगीत क्या है। तो शास्त्रों में वर्णित नियमों के आधार पर निर्मित संगीत को शास्त्रीय संगीत कहा गया है। जैसे कि शास्त्र में जो नियम बताया गया है उस अनुरूप जो गायन और वादन किया जाता था उसी को हम लोग शास्त्रीय संगीत बोलते हैं। संगीत ध्वनि प्रधान होता है। देखिए अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपको बन जाएगा कि संगीत जो है इसमें किसकी प्रधानता है। तो संगीत में ध्वनि की प्रधानता है। अब ध्वनि में कौन सी ध्वनि जो है संगीत के लिए प्रधान है। अब हम कुत्ता भौंकता है, ये क्या दो चार लड़के लड़ाई करते हैं, वो भी तो ध्वनि है। तो क्या वो ध्वनि संगीत प्रधान है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे कि कोई शोरगुल हो रहा है वो ध्वनि संगीत प्रधान नहीं है। जो वह ध्वनि संगीत प्रधान है जो कि नियम से चले वो ध्वनि जो है संगीत प्रधान है। अब हम आते हैं, संगीत ध्वनि प्रधान होता है जिसमें शब्द की अपेक्षा ध्वनि के प्रयोग के रूप में स्वरों के उतार चढ़ाव को अधिक महत्व दिया जाता है। यानी कि आप जानेंगे कि सा रे ग म प ध नि ऐसे हम लोग गाते हैं, तो जिसमें सा है उससे थोड़ा सा ऊपर चढ़ेंगे तो रे होता है। जैसे सा का आंदोलन संख्या जो है 240 होता है
उससे थोड़ा सा अधिक बढ़ेंगे आगे तो रे होता है, उसका आंदोलन संख्या जो है 270 होता है। इसी तरह चढ़ते हैं, फिर सा के बाद फिर नीचे आते हैं सा नी ध प म ग रे सा, ने उतार चढ़ाव को जिसमें लयबद्ध हो वो ध्वनि जो है संगीत प्रधान होता है। उत्तर भारत में प्रचलित शास्त्रीय संगीत को हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के रूप में जाना जाता है। जैसे कि हमने पहले ही बताया, पहले ही क्लास में चर्चा कर चुके हैं कि पूरे भारत में जो है जब मुस्लिमों का आगमन हुआ उसके बाद से दो संगीत पद्धतियां प्रचलन में आ गई। पहली जो उत्तर भारत में प्रचलित है वो हिंदुस्तानी संगीत पद्धति कहलाई, और जो दक्षिण भारत में प्रचलित है वो कर्नाटकी संगीत पद्धति कहलाई। हमने दूसरे क्लास में इस पर चर्चा किया था कर्नाटकी संगीत पद्धति के बारे में, तो आप लोग जो नहीं देखे हैं वो जा करके देख लेंगे तो वो उनको बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएगा। फिर आते हैं कि दक्षिण भारत में प्रचलित शास्त्रीय संगीत को कर्नाटकी संगीत पद्धति कहा जाता है, जहां रागम, तानम, पल्लवी, वर्णम, जावली तथा तिलाना आदि गायन है। और हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में ध्रुपद, धमार, ख्याल, तराना, ये सब जो है ठुमरी, ये सब प्रचलन में है। अब शास्त्रीय संगीत हो गया, इसके बाद हम जानेंगे उप शास्त्रीय संगीत क्या है। जैसे कि ध्रुपद, धमार, तराना ये जो हो गया हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पद्धति का हो गया। रागम, तानम, पल्लवी, वर्णम, जावली तथा तिल्लाना ये जो हो गया दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत का हो गया। फिर अब हम जानेंगे कि उप शास्त्रीय संगीत क्या है। जिन ये विधाओं में संगीत के नियमों में कठोर पालन के अपेक्षा रस, भाव और रचना की प्रधानता रहती है वे उप शास्त्रीय संगीत कहलाते हैं। इसमें कहता है कि कठोर नियम के अपेक्षा, जिसमें कठोर नियम नहीं हो उससे थोड़ा सा आसान हो, जिसमें रस हो, भाव हो, रचना हो, वही जो है उप शास्त्रीय संगीत है। जैसे कि हम लोग गजल गाते हैं, ठुमरी गाते हैं, ये सब हो गया जो इसमें रस की प्रधानता होती है। जैसे ठुमरी हो गया इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है, गजल हो गया इसमें भी श्रृंगार रस, करुणा रस आदि अनेकों रस की प्रधानता मिलती है। फिर उपशास्त्रीय संगीत में कर्ण, मिंड, मुर्की, बोल बनाव आदि अलंकरण शब्दों का सौंदर्यपूर्ण रूप से अभिव्यक्ति करना उपशास्त्रीय संगीत का विषय उद्देश्य है। जैसे कि कुछ कर्ण हो गए, मिंड हो गए, मुर्की हो गए, बोल बनाव हो गया, ये सब जो है उपशास्त्रीय संगीत का ये सौंदर्यपूर्ण है। ये लगाने से क्या होता है संगीत में सौंदर्यता आती है। जैसे कि कोई औरत है जितना ही श्रृंगार करेगी उतना ही उसमें सौंदर्य आता है। वैसे ही जो उपशास्त्रीय संगीत है इसमें जितना ही कर्ण, मिंड और मुर्की का हम लोग प्रयोग करते हैं उतना ही सौंदर्यपूर्ण होता है। अब मुर्की का संबंध तो आजकल भोजपुरी नृत्य में देख रहे हैं कि मंच पर लोग करवाते हैं कि मुर्की मार, ये वो मुर्की नहीं है। आप लोग को हम आगे के क्लास में कराएंगे कि कर्ण क्या है, मिंड क्या है और मुर्की क्या है। अब उपशास्त्रीय संगीत में ठुमरी, टप्पा, दादरा ये जो है उपशास्त्रीय संगीत का महत्वपूर्ण गेय विधा है। उपशास्त्रीय संगीत में एक राग से दूसरे राग में जाने की स्वतंत्रता होती है। यही सबसे बड़ी बात है कि शास्त्रीय संगीत में एक राग से दूसरे राग में जाने की प्रधानता नहीं होती है। और गजल जब आप गाएंगे, ठुमरी गाएंगे तो इसमें एक राग से दूसरे राग में जाएंगे तो उसकी सौंदर्यता आती है, जनता को का मनोबल जो होता है वो बढ़ता है, उनको अच्छा लगता है। जन रुचि के अनुसार इसमें थोड़ा बहुत बदलाव किया जाता है, उसी को हम लोग उपशास्त्रीय संगीत कहते हैं। अब सूक्ष्मता और
सुकुमारता इस संगीत की विशेषता है। अब हम लोग जानेंगे उपशास्त्रीय संगीत के बारे में। ठुमरी क्या है, गजल क्या है, टप्पा क्या है, ठुमरी में क्या प्रधान है, यही सब थोड़ा चर्चा कर लेंगे। तो ठुमरी एक ऐसी गेय विधा है जिसमें लोक और शास्त्रीय दोनों प्रकार के संगीतों के तत्व विद्यमान है, इसीलिए इसको उपशास्त्रीय संगीत कहा गया कि इसमें लोक भी है और शास्त्रीय संगीत का भी विधा है। ठुमरी को श्रृंगार रस प्रधान शैली माना गया। जैसे हमने पहले भी बोला कि ठुमरी जो है ये श्रृंगार रस प्रधान है, तो ठुमरी को जो श्रृंगार रस प्रधान माना जाता है, ये यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है आ जाए, पूछ दे कि ठुमरी में कौन सा रस प्रधान है, तो ठुमरी में श्रृंगार रस प्रधान है। इसके जो आविष्कारक बोलिए या प्रचारक बोलिए, ये अवध के जो नवाब है वाजिद अली शाह को माना जाता है। वर्तमान समय में ठुमरी के दो प्रमुख रूप से प्रचलित है, एक है बोल बनाओ की ठुमरी और एक है बोल बांट की ठुमरी। यहाँ भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको, हम उतना ही टॉपिक लेकर के आए हैं। ऐसे तो ठुमरी के हजारों वर्ड है, लेकिन हम उतना ही लेकर आए हैं जितना कि बीपीएससी टीआरई 4.0 में आपको पूछ सकता है। तो पहला है बोल बनाओ की ठुमरी और दूसरा है बोल बांट की ठुमरी। अब हम जानेंगे दादरा के बारे में। दादरा जो है सुंदर एवं चपल चलन युक्त विधा है। इस शैली में शब्दों की प्रधानता अधिक है। दादरा नाम से ही लग रहा है कि दादरा ताल में भी गाया जाता होगा। ठुमरी जो है ये अधिकतर आपको दीपचंदी ताल में गाया जाता है। ये भी पूछ सकता है, यहाँ पे हमने नोट नहीं बनाया है, तो आप लोग को पूछ सकता है कि ठुमरी जो है ये किस ताल में गाया जाता है। तो ठुमरी जो है ये दीपचंदी ताल में अधिकतर गाया जाता है और जत ताल में भी गाया जाता है, लेकिन अधिकतर जो है ये दीपचंदी में ही गाया जाता है। और दादरा के नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ये जो है दादरा ताल में ही गाया जाता होगा। सुंदर एवं चपल चलन युक्त विधा है। इस शैली में शब्दों की प्रधानता अधिक है। अब हम जानेंगे टप्पा के बारे में कि टप्पा क्या है। तो टप्पा नाम से ही लग रहा है कि ये पंजाब घराना में अधिक प्रचलित में आया होगा। 18वीं शताब्दी के लखनऊ के नवाब जो थे असीफुद्दौला के दरबार में एक पंजाबी गायक थे जिनका नाम था गुलाम नबी सोरी, जिनको हम लोग सोरी मियाँ के नाम से जानते थे। इन्होंने ही टप्पा शैली का रचना किया था। इन्होंने टप्पा गायकी को प्रचलित किया। टप्पा गायन जो है ये अधिकतर आपको पंजाब घराना में ही देखने को मिलेगा। अब तो हर लोग हर गायन विधा सीखना चाहते हैं, वो हर जगह से जुड़ना चाहते हैं। तो इसमें अब ये नहीं कहा जा सकता है कि अब ये टप्पा केवल और सिर्फ पंजाब घराना का ही है, लेकिन क्वेश्चन पूछेगा तो आपको पंजाब घराना ही टिक करना है। अब जानेंगे हम लोग होरी के बारे में। होरी और होली, आप लोग ध्यान देंगे वर्ड पे, होली और होरी ये जो हो गया दो वर्ड हो गया। होरी जो हो गया वो उपशास्त्रीय संगीत का विधा हो गया और होली जो हो गया ये लोक संगीत हो गया। तो होरी के बारे में हम जानेंगे। होरी मुख्यतः दीपचंदी, कहरवा, जत ताल आदि में गाई जाती है। यह मूलतः अवधी और ब्रज भाषा में गाई जाती है। होली से संबंधित प्रसंग राधा कृष्ण के होली खेलने का वर्णन मिलता है। जैसे कि एक गाना है कि आज खेले श्याम संग होरी। वैसे ही होली जो है, होली नहीं, होरी जो है ये दीपचंदी, कहरवा, जत ताल आदि में गाया जाता है। यह मूलतः अवधी और ब्रज भाषा में है और इसमें राधा कृष्ण के
होरी खेलने का प्रसंग मिलता है, भजन मिलता है। अब हम लोग जानेंगे चैती के बारे में। चैती क्या है? तो ये जो है चैती जो है ये चैत मास में गाया जाता है, और होरी जो है वो फागुन मास में गाया जाता है। हमारे यहाँ पे देखेंगे कि गायन शैली जो है ये समय पे बहुत बड़ निर्भर करता है। आगे हम लोग देखेंगे, चर्चा करेंगे गायन समय के बारे में, उसमें हम आपको बताएंगे। तो चैती जो है मधुरता, सरलता एवं कोमलता इसकी विशेषता है। ये चैत्र मास में गाई जाती है, और हो रामा शब्द इस गीत का टेक है। आप लोग 2023 का स्टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें पूछा है कि चैती का टेक शब्द क्या है, और उसमें दे देता है हो रामा, हे रामा, हा रामा, और कुछ भी वर्ड दे देता है। तो भोजपुरी में अधिकतर हे रामा का ही यूज किया गया है, लेकिन हे रामा शब्द नहीं होता है, हो रामा शब्द होता है। और चैती जो है ये श्रृंगार रस प्रधान है। जब आप गांव में जाएंगे, देहात में जाएंगे, तो वहाँ पे देखेंगे कि मंदिरों में या कुछ वृद्धजन मिल करके बैठ के चैती गाते हैं, तो उसमें आप लोग देखेंगे कि श्रृंगार रस प्रधान गीत होता है। यह मूलतः अवधी भाषा में गाई जाती है। अब कजरी से हम लोग आएंगे। कजरी क्या है? कजरी जो अभी सावन का मास चल रहा है, यही मास जो है प्रधान होता है कजरी गायन के लिए। कजरी भी श्रृंगार रस प्रधान गीत है। कजरी मुख्य रूप से सावन में गाई जाती है, और यह जो है उत्तर के बनारस एवं मिर्जापुर क्षेत्र में कजरी गायन के लिए अधिकतर जाना जाता है। कजरी जो है ये मिर्जापुर का फेमस गायन है। इसके बाद सुगम संगीत पर चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। फिर यहीं से हम लोग देख लेंगे कि भारतीय संगीत का सामान्य परिचय हम लोगों ने किया। इसमें हम लोग शास्त्रीय मार्गी संगीत, देसी संगीत, शास्त्रीय संगीत और उपशास्त्रीय संगीत पर हम लोगों ने चर्चा किया। तो आप लोग अगले क्लास में हम आपको बताएंगे, इसके क्वेश्चन के साथ बताएंगे किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। और जिन लोगों ने भी पहला और दूसरा क्लास नहीं देखा है, ये दोनों ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जोड़ दिया जाएगा। वो जा करके पहला क्लास और दूसरा क्लास जरूर देखेंगे। इसी के साथ हम आज का क्लास यहीं रखते हैं, और जिन लोगों ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट में बताएंगे कि हमारा क्लास कैसा लग रहा है।